नमस्कार। राजस्थान की पॉलिटी वर्तमान में हमारे चल रही है, जिनमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे आज, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राज्य का महाधिवक्ता, इसे हम इंग्लिश में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अब हम संविधान में अगर देखें, अनुच्छेद बात करते हैं 165 की। अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए हम बात करते हैं, महाधिवक्ता पद की व्यवस्था की गई है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, इस पद को रखने की कहाँ आवश्यकता महसूस हुई, आज इन सब बातों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि जो महाधिवक्ता होता है वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। कौन होता है? सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। इसे हम भारत के जो महान्यायवादी होता है उसका अनुपूरक कह सकते हैं। एक सिंपल प्रश्न बना सकते हैं हम कि भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक कौन होता है। ऑप्शन में महाधिवक्ता, महासचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इस तरीके से लिखा होता है। तो भारत में जो महान्यायवादी होता है उसका अनुपूरक कौन होता है? महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कहलाता है। अब प्रारंभ करते हैं इसकी नियुक्ति, इसका कार्यकाल या फिर कौन कौन सी इसके पद के लिए योग्यता चाहिए। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं नियुक्ति। तो देखिए, महाधिवक्ता जो होता है उसको राज्यपाल नियुक्त करता है। वह कितने वर्षों तक कार्य करेगा, अर्थात उसका कार्यकाल कितना है, यह डिसीजन कौन लेता है? राज्यपाल लेता है। उसको क्या वेतन दिया जाना चाहिए और कौन कौन से भत्ते उसके चालू होने चाहिए, राज्यपाल निर्धारित करता है। और उसे कब पद से हटाना है, यह राज्यपाल निर्धारित करता है। तात्पर्य यह है, कंसेप्ट यह बनता है कि महाधिवक्ता पद पर समस्त अधिकार किसे सौंपे गए हैं? राज्यपाल को सौंपे गए हैं। नेक्स्ट बात आती है कि राज्यपाल क्या स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता बना देगा? नहीं, राज्यपाल जो है वह योग्यता के अनुसार, योग्यता यह होती है इस पद की कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अगर कोई व्यक्ति योग्यता रखता है तो वह महाधिवक्ता बन सकता है। नेक्स्ट बात आती है त्याग पत्र। अगर महाधिवक्ता स्वेच्छा से त्याग पत्र देना चाह रहा है तो उस समय वह त्याग पत्र किसे देगा और क्यों देगा? तो सामान्यतः जब सरकार जो होती है, तात्पर्य मंत्रिपरिषद से है हमारा, मंत्रिपरिषद का विघटन हो रहा है या मंत्रिपरिषद भंग हो रही है या मंत्रिपरिषद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उस समाप्ति के साथ ही महाधिवक्ता जो होता है वह अपना त्यागपत्र दे देगा। तो देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है ये महाधिवक्ता के संबंध में कि इसके समस्त कार्य राज्यपाल के इर्द गिर्द, राज्यपाल के अनुसार चलते हैं। इसकी जो योग्यता होती है वह न्यायाधीश के समान होती है। इसी कारण इसे हम राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वह कौन कौन से कार्य संपन्न करता है तथा इसको कौन कौन सी पावर्स दी हुई होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वह राज्य सरकार को, किससे? राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषय पर सलाह देता है जो उसे राष्ट्रपति ने सौंपे हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विधिक स्वरूप, तात्पर्य कानूनी स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन महाधिवक्ता द्वारा किया जाता है जो राज्यपाल के द्वारा उसे सौंपे गए हों। हमने पहले फैक्ट में कहा राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए समस्त विधि संबंधी कार्य या समस्त विधि संबंधी विषय। दूसरा हम कहते हैं ऐसे विधिक स्वरूप, ऐसे कानूनी स्वरूप या ऐसे अन्य कर्तव्य जो राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए हों। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। प्रश्न बनता है सुनवाई का अधिकार इसे प्राप्त है या नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसे सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट बात आती है विधानमंडल के जो 2 सदन होते हैं, उन दोनों सदनों में यह उनकी मीटिंग्स में भाग ले सकता है। क्या कर सकता है? मीटिंग्स में भाग ले सकता है, परंतु बिना मताधिकार के, बिना मताधिकार के। तात्पर्य यह है कि उनमें बोलने का अधिकार इसे नहीं है।
किसी एक पक्ष में अपना मत देने का अधिकार इसे नहीं है, परंतु यह मीटिंग्स में भाग ले सकता है। तो यह कथन सत्य कथन है कि मीटिंग्स में भाग ले सकता है। नेक्स्ट बात आती है, समस्त विशेषाधिकार एवं भत्ते जो कि किसी भी विधानसभा सदस्य को प्राप्त होते हैं वह महाधिवक्ता को भी प्राप्त होते हैं। किसी भी विधानसभा सदस्य को जो प्राप्त होते हैं वह महाधिवक्ता को भी प्राप्त होते हैं। अब महाधिवक्ता के संबंध में कुछ अनुच्छेद हैं जो कि इसके बारे में कभी कभार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि प्रमुख अनुच्छेदों में सबसे पहले हमने बात की थी कि राज्य का महाधिवक्ता का पद, अनुच्छेद 165 मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आता है कि महाधिवक्ता के जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, उनके बारे में अनुच्छेद 177 में वर्णन है। तीसरा आता है अनुच्छेद 194 में इसके जो पावर्स हैं, इसके जो विशेषाधिकार हैं, उनके बारे में वर्णन है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक है महाधिवक्ता नाम से, यह हमने किया है। अब एक छोटा सा हम इस पद की तुलना केंद्र सरकार के महान्यायवादी पद से करते हुए चलते हैं। तो देखिए, जिस स्थान पर मैंने राज्य शब्द प्रयोग किया है वहाँ हम करेंगे केंद्र, और जिस स्थान पर हमने महाधिवक्ता शब्द का प्रयोग किया है उस स्थान पर मैं बोलूँगी महान्यायवादी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं केंद्र के महान्यायवादी का पद। नेक्स्ट बात आती है, इसका संविधान में अनुच्छेद 76 में वर्णित है। यह केंद्र का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। नेक्स्ट बात, इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट बात, इसकी नियुक्ति, इसका कार्यकाल, इसके वेतन भत्ते, इसकी पदमुक्ति सभी राष्ट्रपति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट बात, योग्यता, महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को चुना जाता है। त्यागपत्र, सामान्यतया जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र या अपना विघटन या फिर अपना कार्यकाल पूर्ण करती है तो महान्यायवादी का कार्यकाल भी सामान्यतः पूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट आता है महान्यायवादी के कार्य तथा इसकी शक्तियाँ। जिन स्थानों पर मैंने प्रयोग किया राज्य सरकार, वहाँ आपको केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग करते हुए चलना है। जैसे केंद्र सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना जो कि उसे राष्ट्रपति ने सौंपे हों, या विधिक स्वरूप वाले ऐसे अन्य कर्तव्य जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हों उन्हें संपन्न करता है। उसी के साथ देश के किसी भी न्यायालय में उसे सुनवाई का अधिकार होता है। संसद के दोनों सदनों में बिना मताधिकार के बोलने, इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, मताधिकार के साथ नहीं बोल सकता है। बिना मत दिए अगर बोलने का अधिकार, बिना मताधिकार के बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होता है। और जो एक सांसद को विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं वह सभी महान्यायवादी को प्राप्त होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, इन दोनों को कनेक्ट करके पढ़िए और छोटा सा जो टॉपिक है, मार्केबल टॉपिक है, इस पर अपनी समझ बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।